नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और कोविड-19 के इस संक्रमण के इस दौर से अपने आप को, अपने परिवार को पूरा बचाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। देश में कोरोना बहुत तेज़ गति से फैल रहा है, लेकिन आपको घर पर रहकर, सुरक्षित रहकर अपनी स्टडी को जारी रखना है। सेल्फ स्टडी पर विशेष बल देना है और अनअकैडमी जो आपके लिए बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से आप तक जो पहुंचने का प्रयास कर रही है, उसका पूरा फायदा आपको उठाना है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की इस क्लास में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत बाल गंगाधर तिलक के नाम से हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक का आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि हमारे कई राष्ट्रवादी, आप नाम बताएंगे किस राष्ट्रवादी ने कहा, उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तक कहा है। उनका जन्म जो है 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उनकी डेथ जो है वो 20वीं शताब्दी में हुई, अर्थात 19वीं और 20वीं शताब्दी दोनों को उन्होंने देखा। आप देखिए, उनका जन्म जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे जस्ट एक साल पहले हुआ था। ये बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 1856 में जब लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल था, उस समय उसी कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह से एक साल पहले बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी गंगाधर तिलक भी एक बहुत बड़े अध्यापक अपने जमाने के थे, बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे और उनका प्रभाव तिलक पर पड़ा था। आप लोग ध्यान रखना, तिलक भारतीय राजनीति का एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसा चमकता सितारा था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को तैयार करने, उसे राजनीतिक रूप से दिशा देने और स्वराज जैसी अवधारणा को प्रस्तुत करने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की थी। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो बाल गंगाधर तिलक पर है और ये मैंने इसलिए भी लिया कि 1920 में उनकी डेथ होती है और आज ये जो साल है 1920 से 2020, मतलब उनकी डेथ को 100 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। और जहां पर भी 50 साल 100 साल कंप्लीट होते हैं, वहां से एग्जाम बनने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जब भी हम किसी टॉपिक को लेते हैं तो यह भी देखते हैं कि आपका यूपीएससी एग्जाम में यहां से प्रश्न क्यों बन सकता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनकी जो पुण्यतिथि है उसके 100 साल कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये शख्सियत जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम इनके एक एक बिंदु को देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक से कहां से किस प्रकार प्रश्न बन सकता है। जैसे आप देखोगे, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जो है, तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। और इनकी पहचान जो है वो बेसिकली हुई है क्योंकि इनके विचार जो थे वो उग्र थे। उस जमाने में इन्होंने स्वराज की बात की है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान रखना, अपने समकालीनों में ये बहुत उग्र विचारों के माने जाते थे, इसलिए यहां पर होगा उग्रवादी राष्ट्रवादी। और ध्यान रखना, उग्रवादी राष्ट्रवादियों में ये जो इनका फेज है ये 1905 से स्टार्ट होता है। इसमें तीन जो है, इनकी तीन की आपस में पहचान थी, जिनको हम कहते हैं लाल, बाल और पाल। यहां पर लाल, बाल और पाल के नाम से ये तीनों फेमस थे और इन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी थी। यहां पर लाल का मतलब होगा लाला लाजपत राय, लाल का मतलब होगा लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे। बाल का मतलब होगा बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो बेसिकली महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे और रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ था। पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल है और विपिन चंद्र पाल जो है वो बंगाल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी
उग्रवादी राष्ट्रवादी माने जाते हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले ये जोड़ी जो है ये लाल बाल पाल के नाम से जानी जाती है। लाल बाल पाल में 3 थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक नाम और आता है जो इनकी जोड़ीदार थे, वो नाम आता है अरविंदो घोष को। तो ध्यान रखना, इस जोड़ी का एक बड़ा नाम और आएगा और वो है अरविंदो घोष। तो ये पहले आप उग्रवादी राष्ट्रवादी और भारत में एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट का फेज जो है वो बेसिकली कब माना जाता है, 1905 से 1919 तक ये फेज माना जाता है। फिर 1919 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कमान गांधी जी के हाथ में आती है, इसलिए 1919 के बाद के चरण को हम गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं, गांधीयन फेज के नाम से यहां पर हम इसको जानते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, क्या तिलक की राजनीति की शुरुआत 1905 से हुई? नहीं, उनकी राजनीति की शुरुआत तो 1890 के आसपास ही हो जाती है, लेकिन उनको भारतीय राजनीति पर, रंगमंच पर जो अभिनय करने का मौका पूरी तरह से मिलता है वो 1905 के बंगाल विभाजन से मिलता है। उसके बाद आप देखोगे कि तिलक जो है एक और नाम से फेमस थे और वे थे भारत के लोकमान्य। यहां पर ध्यान रखना, भारत का लोकमान्य शब्द केवल तिलक के लिए आया है। लोक मतलब जनता, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जनता में मान्य हो, जनता में मान्य हो। जनता में जो मान्य होता है वो पब्लिक लीडर कहलाता है, उसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा गुण होता है। इसलिए आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे फेज में अगर लोकमान्य शब्द किसी के लिए यूज हुआ है तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसलिए भारतीय राजनीति में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इन्हें भारत के लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक जो है, किस पार्टी से जुड़े रहे? तो उत्तर होगा प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता, फेमस कांग्रेस लीडर। और ध्यान रखना, 1890 के दशक में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और सबसे पहले कांग्रेस में इन्हें सचिव बनाया गया था, सेक्रेटरी कांग्रेस का बनाया गया था 1890 के दशक में। और उसी दशक के अंदर ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों का संबंध महाराष्ट्र के रत्नागिरी से था, लेकिन जहां एक और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के थे, वहीं बाल गंगाधर तिलक जो है उग्रवादी विचारधारा के थे। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक आपसे ये आगे पूछ सकता है कि भारत में अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो ध्यान रखना, एक ब्रिटिश इतिहासकार था वैलेंटाइन चिरोल, उसने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा। भारत में अशांति का जनक, हालांकि हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने भारतीय राजनीति में हमें बहुत कुछ दिया। अगर ये अशांति किसके दिमाग में थी तो ये अंग्रेजों के दिमाग में थी और उनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। और क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर रिवोल्ट तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। ये सत्ता के धुर विरोधी थे, इन्होंने कभी भी ब्रिटिश सत्ता का सपोर्ट नहीं किया। इसलिए जिस स्वराज की बात हम करते हैं वो स्वराज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। वैसे आप लोग ध्यान रखना कि हम स्वराज की बात भी करेंगे। अगर एक हल्का सा मैं स्वराज शब्द लूं, अगर मैं स्वराज शब्द की बात करूं तो ध्यान रखना, स्वराज शब्द जो है सबसे पहले व्यापक स्तर पर, स्वराज मतलब खुद का राज, इसकी बात सबसे पहले जो करते हैं वो करते हैं आर्य समाज की। सबसे पहले आर्य समाज करता है और आर्य समाज के नेता स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो सबसे पहले भारत में स्वराज की बात करते हैं। लेकिन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये घोषणा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने ही ये नारा व्यापक स्तर पर पूरे भारत में फैलाया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
इसी प्रकार आपको पता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द की घोषणा की गई? तो 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये शब्द बोला था या बुलवाया गया था। इसी की चर्चा हम आगे करेंगे, तो ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान रखना। अब सबसे पहले मैंने आपसे ये बताया कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राजनीति में किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले ये परिचय मैंने आपसे कराया, और इस क्रम में आप सबसे पहले देखोगे तो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उग्रवादी राष्ट्रवादी, यहां उग्रवादी का मतलब आतंकवादी नहीं, ध्यान रखना, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, उग्रवादी और उदारवादी दो विचारधारा हुई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शुरुआती चरण है 1885 से 1905, उसको कहते हैं उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज, जिसमें आते हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, बदरुद्दीन तैयब, पंडित आनंद चार्लू, वो सब के सब किसमें आते हैं? उदारवादी चरण के अंदर। और जो उग्रवादी चरण है, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, जो 1905 से शुरू होगा, उसमें आते हैं लाल बाल पाल। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, क्या जब भारत में 1905 से पहले 1885 से 1905 तक का जो चरण है उदारवादी चरण, क्या उसमें तिलक नहीं थे? 100% तिलक उसमें भी थे, लेकिन उस समय उनकी विचारधारा भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर उतना असर नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय किसका प्रभाव था? उदारवादियों का। और जब 1905 में बंगाल विभाजन होगा तो उसके बाद इनकी चलेगी, और यहां पर 3 नाम आएंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और एक नाम उनके साथ में हो रहा था अरविंदो घोष। इन तीनों ने, स्पेशली लाल बाल पाल ने, भारत के उस समय के 3 प्रांतों के अंदर राष्ट्रवाद को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये, और फिर आप देखिए भारत के लोकमान्य, लोकमान्य को इंग्लिश में भी लोकमान्य कहेंगे, अर्थात वह व्यक्ति जो जनता में मान्य हो, वह नेता जो जनता में मान्य हो, इस कारण इन्हें भारत का लोकमान्य भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कांग्रेस लीडर थे, 1890 के दशक में कांग्रेस के सेक्रेटरी बनाए गए थे। आगे चल के हम देखेंगे जब 1916 के आसपास जब ये व्यापक स्तर पर मूवमेंट शुरू करते हैं होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से, तब वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। वो क्यों कहा मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक और मैंने कही सबसे पहले कि तिलक की जो डेथ हुई है, मृत्यु जो हुई है, वो 1920 में हुई है, और उसे लगभग 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए इस बार यूपीएससी प्री एग्जाम में आपका प्रश्न यहां से बन सकता है। उसके बाद मैंने स्वराज के बारे में कहा। स्वराज के बारे में सबसे फेमस जो आता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ये तो मैंने कहा कि वो किन किन नामों से जाने जाते हैं, ये मुद्दा इस पर था। अब हम आगे बढ़े, तो सबसे पहले देखो आप, तिलक जो है, तिलक का जन्म जो है वो बेसिकली 1856 में चित्पावन ब्राह्मण परिवार था, चित्पावन ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण परिवार, और कहां पर? रत्नागिरी में। रत्नागिरी महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म 1856 चित्पावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी के अंदर। और चित्पावन ब्राह्मण, और कब हुआ था एग्जैक्टली? तो इसकी डेथ जो है 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गंगाधर तिलक, और इनका नाम बाल गंगाधर तिलक, केशव गंगाधर तिलक के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके फादर जो थे, इनके पिता जो थे वो गंगाधर तिलक, और ये भी एक अच्छे टीचर थे उस जमाने के, गंगाधर तिलक। और यहाँ पर इनकी माता जो है, इनकी माता जो है, माँ पार्वती तिलक के नाम से जानी जाती है। और इनकी 1871 में 1871 में
बाल गंगाधर तिलक की शादी हुई 1871 में, और इनकी शादी जो है तेपाबाई से हुई थी। इनकी शादी जो है तेपाबाई से इनकी शादी हुई। फिर आप लोग ध्यान रखना कि 1879 में इन्होंने कानून से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1879 में इन्होंने कानून से ग्रेजुएशन किया। और ध्यान रखना उस समय सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएशन का था वो लॉ से था। लोग वकील बनना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, और वहीं पर भारतीय की सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी थी। इसलिए वो कानून से पढ़ाई जरूर करते हैं, लेकिन तिलक की जो रुचि है, ध्यान रखना, तिलक की रुचि मैथ्स में थी। इसलिए तिलक जो है वो मैथ्स के टीचर बनते हैं। तिलक जो है मैथ्स के टीचर बनते हैं। मैंने ये कहा कि रत्नागिरी महाराष्ट्र से एक और व्यक्ति हमारे हुए, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। वो उदारवादी थे, लेकिन दोनों में समानता क्या है कि उनका भी फील्ड मैथ्स था और बाल गंगाधर तिलक का फील्ड भी मैथ्स है। अब आप देखिए इन लोगों की सोच को समझिए आप कि 1880 के दशक में तिलक ने अपने दोस्तों के साथ सोचा कि जो अंग्रेजी या पाश्चात्य आधारित जो स्कूलें हैं उनकी बजाय हमें खुद को अपनी स्कूल खोल करके और हमारे बच्चों को राष्ट्रवादी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आप देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनकी सोच देखिए कि इन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को अगर हमें कम करना है तो भले ही हम कुछ हद तक पाश्चात्य शिक्षा दें, लेकिन वो स्कूलें हमारी होनी चाहिए। इस क्रम में आपको पता होगा उन्होंने ऐसी अनेक संस्थाओं की स्थापना अपने एक दोस्त अगरकर के साथ में, मतलब इनके सहयोगी में नाम किसका आएगा, तो इनके सहयोगी में नाम आता है अगरकर का, जिनके साथ मिलकर इन्होंने स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। इस क्रम में जैसे पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट स्कूल आती है पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक स्कूल की स्थापना करते हैं। ध्यान रखना इसी प्रकार दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और प्लस वही जो है फर्ग्यूसन कॉलेज में तब्दील होगा। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक का भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए मैथ्स के टीचर से की, और जल्दी ही इन्होंने ये विचारधारा व्यक्त की कि यदि हमें हमारे बच्चों में राष्ट्रवादी शिक्षा का प्रसार करना है तो हमें निश्चित रूप से हमारे खुद के स्कूल खोलने चाहिए। इस क्रम में इसकी शुरुआत उन्होंने खुद ने की। इसी प्रकार वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पहले कर चुके थे, और वही जो है आगे फर्ग्यूसन कॉलेज में तब्दील होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्रम में उनके सहयोगी रहे अगरकर, जो हर पल पर उनके साथ में थे। तो ये बिंदु भी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसकी हम चर्चा करें। जैसे सबसे पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिलक के दो प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन से थे, तिलक के दो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर कौन से थे जिसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को महाराष्ट्र सहित आसपास के क्षेत्रों में फैलाने में अहम रोल अदा किया। तो उसमें उत्तर आएगा नंबर 1, दो न्यूज़पेपर थे, एक था द मराठा, एक न्यूज़पेपर था द मराठा और एक था केसरी। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो बेसिकली किसके थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक के दो इंपॉर्टेंट समाचार पत्र थे। फिर यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि तिलक द्वारा संपादित द मराठा किस भाषा में था। तो ध्यान रखना द मराठा से ये मराठी भाषा में लग रहा है कि किस भाषा में होगा, ये
मराठी भाषा में, लेकिन ध्यान रखना ये मराठी भाषा में नहीं था। दा मराठा जो है ये बेसिकली इंग्लिश में था। दा मराठा किस लैंग्वेज में था? तो ध्यान रखना ये बेसिकली इंग्लिश में था, जबकि केसरी जो है ये मराठी भाषा में था। केसरी जो था ये बेसिकली मराठी भाषा में था। तो यहाँ पर ये दो न्यूज़पेपर आप लोग ध्यान रखेंगे। तिलक ने अपने विचारों को फैलाने के लिए किन दो समाचार पत्रों का प्रयोग किया था? तो उसमें नाम आएगा द मराठा और केसरी। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ध्यान रखना तिलक ने मराठी समुदाय को, स्पेशली मराठी समुदाय को आपस में जोड़ने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करने के लिए तिलक द्वारा दो उत्सव भी शुरू किए गए। तिलक द्वारा दो उत्सव कहते हैं फेस्टिवल्स को। तिलक द्वारा दो उत्सव भी शुरू किए गए। वो जो दो उत्सव शुरू किए गए वो दो उत्सव थे। नंबर 1 कौन कौन से? एक तो गणेश उत्सव, गणेश भगवान के नाम पर गणेश उत्सव शुरू किया गया। और दूसरा आपको पता होगा महाराष्ट्र के इतिहास में मराठा राज्य का संस्थापक जो है शिवाजी थे। उन्हीं शिवाजी ने सबसे पहले मुगलों को क्या चुनौती दी थी, किस प्रकार से उन्होंने बीजापुर के खिलाफ संघर्ष किया और किस प्रकार कम से कम संसाधनों में उन्होंने एक ऐसा मराठा राज्य तैयार किया जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य में बाजीराव के समय तब्दील हुआ। इसलिए तिलक जो थे वो शिवाजी से बहुत प्रेरित थे, बहुत अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे शिवाजी को, इसलिए उनकी याद में शुरू किया शिवाजी उत्सव। और आपको पता होगा आज की तारीख में गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र स्टेट के दो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। और ऐसा करने में जिस राष्ट्रवादी का सबसे बड़ा योगदान था वो थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ध्यान रखना आप देखोगे गणेश उत्सव का संबंध धर्म विशेष से है। शिवाजी का उत्सव जो है, शिवाजी उत्सव का संबंध भी कहीं ना कहीं धर्म विशेष से है। तो उस समय के अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या किया, दो मूवमेंट्स को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। और वो क्या था कि आपको पता है कि तिलक जो है, तिलक अंग्रेजों के जबरदस्त विरोधी थे। मतलब वो एंग्लो विरोधी उनको माना जाता था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। इसलिए अधिकारी उनसे चिढ़े हुए थे। इसलिए कहते हैं कि जब भी तिलक के बारे में कोई भी न्यूज़ आती और वहाँ पर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी मिलती तो तुरंत तिलक को जेल में डाल दिया जाता था। इतने लोग चिढ़े हुए थे उस समय का ब्रिटिश साम्राज्य। तो भारत में जब सांप्रदायिकता बढ़ती है, और सांप्रदायिकता बढ़ने का कारण तिलक नहीं थे, सांप्रदायिकता बढ़ने का कारण तो आगे चल के ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीतियाँ होगी। लेकिन ब्रिटिश जो है ये कहेंगे कि भारत में जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है उसका कारण जो है तिलक और आर्य समाज है। तिलक को इसलिए लपेटे में लेते हैं क्योंकि तिलक शिवाजी और गणेश उत्सव को शुरू करते हैं और अंग्रेज गलत एलिगेशन उन पर लगाते हैं कि इसके माध्यम से सांप्रदायिकता पनपी है। साथ ही साथ ध्यान रखना, साथ ही साथ जो है वो आर्य समाज पे लगाते हैं शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। तो मैं आपको पहले कह देता हूं कि आगे चलकर जो वैलेंटाइन चिरोल जो लिखता है भारत में अशांति का जनक तिलक को जो बताता है, उसका वो आधार किसको बनाता है, तो वो बनाता है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को। जबकि रियल कारण क्या था कि भारत में तिलक वो व्यक्तित्व था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसी कमान संभाली और कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये स्वराज की जो अवधारणा है ये सबसे पहले भारत में व्यापक स्तर पर अगर कोई लेके आया तो वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बेसिकली तिलक ने दिया था, लेकिन ये शब्द ये वाक्य किसने दिया, तो ये था काका बतिस्ता। काका बतिस्ता के नाम से उनके एक सहयोगी थे काका बतिस्ता। इन्होंने ये लाइन लिखी थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, जिसका व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसारण किया या जो फैलाया
वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखना कि एक बार जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूं कि तिलक जो थे वो अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। तिलक जो थे वो एंग्लो विरोधी थे, इसलिए अंग्रेज कोई अवसर छोड़ते नहीं थे उनको गिरफ्तार करने का। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि 1882 में घटना हुई। क्या हुआ कि 1882 में बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें कोल्हापुर के महाराजा की निंदा की। क्या देखो, 1882 में बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर के जो महाराजा थे, जो बेसिकली ब्रिटिश समर्थक था, कोल्हापुर के महाराजा की आलोचना की और केवल आलोचना के बदले अंग्रेजों ने उन्हें 4 माह तक जेल में रखा था। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि उस समय बोलने का जो अधिकार नहीं था, उस अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कैसे किया गया कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसी प्रकार आप देखिए 1897 में बड़ी घटना होती है और ये भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बड़ी घटना मानी जाती है। कौन सी? 1897 में जब बालकृष्ण चापेकर है ना, चापेकर ब्रदर्स जो है, चापेकर बंधुओं ने 2 प्लेग कमिश्नर, रैंड और एरेस्ट जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, 2 प्लेग कमिश्नर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार देते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1897 में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बड़ी घटना होती है। ध्यान रखना, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी है वो हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश में खौफ पैदा करते थे। और यहां पर एक नाम आता है किसका? चापेकर बंधुओं का। चापेकर बंधुओं ने पूना के 2 भ्रष्ट प्लेग कमिश्नर, उस समय पूना में प्लेग फैला हुआ था, 2 भ्रष्ट प्लेग कमिश्नर रैंड और एरेस्ट की हत्या कर देते हैं और कहते हैं कि तिलक ने इसे अपने पेपर में छापा था। और इस प्रकार से तिलक पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने चापेकर बंधुओं को उकसा करके, क्या एलिगेशन लगा कि तिलक ने चापेकर बंधुओं को उकसाया, जिसके कारण उन्होंने 2 वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। इसके कारण उन्हें 18 महीने तक जेल होती है। ध्यान रखना, इन पर आरोप क्या लगाया कि आपने चापेकर बंधुओं को उकसाया है। इसका आरोप लगाकर उन्हें 18 माह तक जेल में बंद रखा जाता है और कहते हैं कि इस 18 माह की जो जेल उनको हुई थी, इसमें वो तप कर वापस बाहर निकले, राष्ट्रवादी बनकर बाहर निकले, देशभक्त बनकर बाहर निकले। तो आप देखिए कैसे कैसे लोग हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान के माध्यम से एक नई मिसाल यहाँ पर कायम की है। इसी प्रकार से आपको पता है कि कुछ और घटनाएं भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ और घटनाएं, जैसे तिलक ने कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तिलक द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें, तिलक ने कौन कौन सी फेमस बुक्स लिखी है उसके बारे में भी देखें। तो तिलक द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में जो सबसे फेमस पुस्तक उनकी आती है, एक तो गीता रहस्य। गीता रहस्य का दूसरा नाम क्या है आप लोग बताएंगे। गीता रहस्य जो है, गीता ये एक फिलोसॉफिकल बुक है जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म को कई तरीके से बताने का प्रयास किया है। वैदिक क्रोनोलॉजी एक जो है उनकी बुक का नाम है वैदिक क्रोनोलॉजी। और सबसे ज़्यादा फेमस जो ही वो थी आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस, ये इनकी काफ़ी फेमस बुक थी। और एक और आती है
द ऑरियन 1893 के नाम से। लेकिन 3 पुस्तकों का आप यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखोगे। ये 3 पुस्तकें कौन कौन सी है? नंबर 1 गीता रहस्य, पहली जो है गीता रहस्य, दूसरी जो है वैदिक क्रोनोलॉजी, तीसरी जो है आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस। इसमें इन्होंने ये बताया कि आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था, इस बुक के माध्यम से। तो ये 3 बुक्स भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अब हम आगे बढ़ें तो तिलक का थोड़ा सा राजनीतिक सफर देखते हैं कि वहां से उनका पॉलिटिकल जो जर्नी है वो किस प्रकार से रही है। तो हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं तिलक का राजनीतिक सफर। तिलक का राजनीतिक सफर, तिलक का राजनीतिक सफर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। तिलक का राजनीतिक सफर, द पॉलिटिकल जर्नी ऑफ तिलक। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, उसी अनुरूप जो है हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे इसी में एक शब्द आएगा, सबसे पहले इसी में एक वर्ड आएगा कि 1890 के दशक में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस को बता दूं आपको कि कांग्रेस की स्थापना जो है ये बेसिकली 1885 में होती है और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। लेकिन कांग्रेस के साथ जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस के साथ में जो आरंभिक राष्ट्रवादी जो भारतीय थे वो ऐसे थे जो जिन्हें ब्रिटिश शासन में विश्वास था, उसी आधार पर जो आरंभिक कांग्रेसी हैं उन्हें कहा जाता है उदारवादी राष्ट्रवादी। थोड़ा सा आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जिस समय उदारवादी राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संभाल रहे हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब के सब कौन से उदारवादी राष्ट्रवादी हैं। उदारवादी राष्ट्रवादियों को क्या था? ब्रिटिश सत्ता में विश्वास था, उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। तो यहां पर उदारवादी जो है ये अपनी राजनीति किस प्रकार से आगे बढ़ाते थे कि 1885 से लेकर 1905 तक अगर हम देखें तो 20 साल का जो हमारा राजनीतिक आंदोलन रहा है भारत का, राष्ट्रीय आंदोलन का, उसकी कमांड शुरुआत में उदारवादी राष्ट्रवादियों के हाथ में रही है। क्या उस समय तिलक नहीं थे? नहीं, यस, तिलक तो 100% थे, क्योंकि तिलक का जन्म तो 1856 में ही हो गया है और 1920 तक। तो जाहिर सी बात है कि जिस समय ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कमांड उदारवादियों के हाथ में होगी, उस समय राजनीति में तिलक आ चुके हैं। और आप देखिए 1890 के दशक में तिलक जो है वो कांग्रेस सेक्रेटरी पद पर पहुंच जाते हैं। अब 2 व्यक्ति पैरेलल में हैं, एक तो गोपाल कृष्ण गोखले और एक तिलक, जो दोनों एक जगह से ही हैं, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल विपरीत है। जहां एक और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे तो दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। यहां पर पॉइंट देखिए आप कि उदारवादी जो थे, उदारवादियों की जो मांगे थी, जो डिमांड्स थी, वो बहुत लिबरल थी। जैसे भारत में सिविल सेवा में सुधार किया जाए, भारत में विधान परिषदों की स्थापना की जाए, मतलब इनकी डिमांड्स लिबरल हैं। और इनका जो काम करने के साधन है, वो साधन क्या है? उदारवादियों के साधन है प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल। मतलब ये अपना काम कैसे करते थे? जैसे कोई भी काम इनको करवाना हो तो पहले एप्लीकेशन देके आते थे गवर्नर जनरल के ऑफिस के अंदर, फिर उसको रिमाइंड करवाते थे, फिर वहाँ पर डेलीगेशन जाता था। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो तिलक है, तिलक ने इनकी इस राजनीति को, उदारवादियों की राजनीति को, उन्होंने मतलब लाल बाल पाल ने इनकी राजनीति को क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो है कि आप लोग भीख मांग लीजिए, मतलब भिक्षावर्ती की संज्ञा दी। इसी को हम कहते हैं राजनीतिक भिक्षावर्ती।
क्या कहेंगे, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। वापस रिपीट कर रहा हूं कि तिलक ने उदारवादियों की राजनीति को किस नाम से संबोधित किया, तो उत्तर होगा पॉलिटिकल मेंडेंसी। राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी जाती है। और ये किसने कहा, तो ये बेसिकली उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने कहा। तो कहने का मतलब यहां मेरी बात को समझिए आप, क्या कि जिस समय उदारवादियों की राजनीति चरम पर है, उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास है, उस समय 3 व्यक्ति ऐसे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादियों का प्रबल विरोध कर रहे हैं। और ध्यान रखना, वो विरोध करने वाले कांग्रेस के बाहर नहीं है, कांग्रेस के अंदर है। वो 3 नाम जो है वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। और आप देखिए यहाँ उस समय हमारे राष्ट्रीय दलों की और राजनीतिक व्यक्तित्वों की खूबसूरती, कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जो है, वो दोनों की आपस में आइडियोलॉजी मिलती नहीं है, विपरीत है, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। ये देखिए आप। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि तिलक ने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है, मतलब उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने मिलकर कोई इससे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। किसकी कार्यशैली को, तो उदारवादियों की राजनीति को। लेकिन तिलक मतलब लाल बाल पाल को भारतीय राजनीति में 1905 तक काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कि जब ये चरम पर थे, और इन्होंने भी काफी कुछ दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये चरम पर थे तो वो ऐसे कौन से कारण थे जिन्हें भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादियों को भारतीय राजनीति में काम करने का मौका मिला। तो आप देखिए उस पॉइंट्स को हम समझते हैं। हम तिलक के राजनीतिक सफर की ओर जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले सफर जो स्टार्ट होगा, वो सफर में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे उनको काम करने का मौका मिलेगा। जैसे आप देखिए, मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि उग्रवादी राष्ट्रवादी, जिसमें नाम आता है लाल बाल और पाल, इनके उद्भव का कारण क्या था, इनके उद्भव के कारण क्या है, तो आप यहां पर समझना कि उनके उद्भव के कारण थे। नंबर 1, पहला कारण होगा 1899 से वर्ष 1900 में भयंकर अकाल। और कहते हैं कि 1899 से 1900 के बीच में जो भयंकर अकाल भारत में पड़ा, उसमें लाखों लोग मर गए। इसलिए तिलक जैसे राष्ट्रवादियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमारी खुद की सरकार होती शायद ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ जिस समय तिलक अपने पॉलिटिकल कैरियर की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय भारत में कर्जन जैसा वाइसरॉय है। और कर्जन कैसा था, वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था, मतलब उसने ऐसे कदम उठाए जिसकी प्रतिक्रिया होना लाजमी था और उससे भारत में नेशनलिज्म पैदा होगा। इसी प्रकार जो तीसरा होगा वो सबसे बड़ी घटना है और वो है बंगाल का विभाजन। ध्यान रखना, बंगाल के विभाजन की इसी घटना ने तिलक जैसे राष्ट्रवादियों के कैरियर को नई दिशा देने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और बंगाल का विभाजन कब हुआ है, तो 1905 के अंदर, 1905 के अंदर। चौथा जो होगा, इसी समय आपको पता है इथोपिया ने इटली को पराजित कर दिया। इथोपिया एक अफ्रीकी देश था और इसने इटली को पराजित कर दिया। ये घटना बेसिकली 1896 की है। इससे भी इन उग्रवादी राष्ट्रवादियों का मनोबल बढ़ेगा कि जब इथोपिया जो अफ्रीकी देश है, गरीब देश है, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसी प्रकार पांचवा बिंदु जो होगा वो होगा ब्रिटिश की शोषण परक नीतियां। और छठा आत्मसम्मान का बढ़ना। उस समय तक भारतीय जनता में आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हो चुकी थी। एक आप लोग ध्यान रखना, शिक्षा और बेरोजगारी में बढ़ोतरी होना। शिक्षा बढ़ी लेकिन रोजगार नहीं मिला, तो शिक्षा और बेरोजगारी का बढ़ना भी इसका एक कारण था, शिक्षा एवं बेरोजगारी का बढ़ना। और यहां पर ध्यान रखना, उग्रवादी राष्ट्रवादियों के सबसे बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। इसलिए जैसे ही अब इतने कारणों में से लाल बाल पाल एक कारण को बाहर निकालेंगे और वो कारण होगा बंगाल का विभाजन।
ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने लाल बाल पाल को भारतीय राजनीति के रंगमंच पर सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। वो कैसे, हम देखेंगे कि जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, और ये घटना कब की है तो आपको पता है जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन की घोषणा करता है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलतापूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। ऐसे करके उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तब आपको पता होगा कि जो बंगाल की स्थानीय जनता थी, बंगाल की स्थानीय जनता जो है, स्थानीय जनता बंगाल की, उसने एक मूवमेंट शुरू किया। कब? अगस्त 1905 के अंदर। अगस्त 1905 में बंगाल की स्थानीय जनता ने एक मूवमेंट शुरू किया। उस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? उस मूवमेंट को नाम जानते हैं बंग भंग आंदोलन। उसी को हम कहते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट, बंग भंग आंदोलन। यहां पर यह ध्यान रहे कि बंग भंग आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला बहुत फेमस हुआ। कुल मिला के मैं कहूं कि गली गली में वंदे मातरम, गली गली में आमार सोनार बांग्ला, गली गली में अंग्रेज विरोधी लहर देखी गई। लेकिन कुल मिला के बंगाल की जो स्थानीय जनता है उसके आंदोलन से ब्रिटिश पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं कि इसी समय जो बंग भंग आंदोलन था, इसके साथ जुड़ गए लाल, बाल और पाल, और इसमें सबसे अहम भूमिका इन तीनों में थी बाल गंगाधर तिलक की। मतलब बंग भंग आंदोलन के साथ में कौन जुड़ गए? तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 3 लीडर जुड़े, लाल, बाल, पाल, और बंगाल से एक और व्यक्ति अरविंदो घोष। मतलब तिलक का राजनीतिक सितारा सबसे अधिक चमका किस समय? तो बंगाल विभाजन के समय। और ध्यान रखना, बंगाल विभाजन के समय तिलक डबल दुश्मनी ले रहे हैं। कैसे? कि जब लाल, बाल, पाल बंग भंग आंदोलन के साथ जुड़ेंगे तो वो नई विचारधारा के साथ में आएंगे। जब आएंगे तो वहां पर स्वराज की थीम आएगी जो अंग्रेजों की विरोधी है। इसलिए स्वराज का यहां पर जो आंदोलन चलेगा, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उससे अंग्रेज तिलक से चिढ़ जाएंगे। और दूसरा, इसी समय जब वो स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे तब किन्हीं और लोगों का राजनीतिक कैरियर संकट में पड़ेगा। तो वो कौन है? वो बेसिकली होंगे उदारवादी राष्ट्रवादी। तो अब देखिए, लाल, बाल, पाल ने यहां पर 4 कार्यक्रम दिए कि स्वदेशी होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के साथ ये इस बंग भंग आंदोलन के साथ जुड़ गए। वापस रिपीट कर रहा हूं, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के मुद्दे को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने क्या कहा, वो बंग भंग आंदोलन के साथ 4 कार्यक्रमों के साथ जुड़ गए। वो 4 प्रोग्राम जो थे वो थे स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। मतलब स्वदेशी को इंग्लिश में स्वदेशी कहेंगे, स्वराज होम रूल, और राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन, बहिष्कार बॉयकॉट। ये 4 के साथ जुड़ गए, तब इसी आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन हो गया। तो आपसे पूछे कि तिलक के नेतृत्व में चलाया गया पहला सबसे बड़ा मूवमेंट कौन सा था? तो उत्तर होगा आपका स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। फिर आपसे पूछे कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में अंतर क्या है? तो आप लोग ध्यान रखना, जहां बंग भंग आंदोलन बंगाल की स्थानीय जनता द्वारा चलाया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट बंगाल के विभाजन को रद्द करना है, वहीं स्वदेशी आंदोलन जो है, उस स्वदेशी आंदोलन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो स्वदेशी आंदोलन का मेन ऑब्जेक्ट है क्या? कि बंगाल विभाजन के मुद्दे को इतना घुमाना कि बंगाल का विभाजन तो रद्द हो या ना हो, लेकिन इसके माध्यम से पूरे देश में क्या फैल जाए? राष्ट्रवाद,
देखो कितनी अच्छी सोच यहां पर है कि तिलक चाहते थे कि अंग्रेजों ने हमें बैठे बिठाए मुद्दा दिया है, इस मुद्दे को इतना घुमाओ कि पूरे देश में राष्ट्रीय जागृति आए, जिससे राष्ट्रवाद आएगा, और राष्ट्रवाद जब आएगा तो बंगाल विभाजन रद्द न हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। उस समय की थीम है, और इसलिए आधुनिक भारत का निर्माता तिलक को कहा है। क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले जिस पूर्ण स्वराज की बात 1929 में नेहरू कहेंगे, उसकी पहली थीम स्वराज कौन लेकर आ रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक लेकर आए। और तिलक ने कौन सा मूवमेंट चलाया? तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। एक देखिए आप, एक पत्रकार ने जब ये पूछा कि आपके इस स्वदेशी आंदोलन का अर्थ क्या है, एक पत्रकार ने तिलक से पूछा कि आपके इस स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन का अर्थ क्या है, तो तिलक ने कहा स्वदेशी आंदोलन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें स्वदेशी का राजनीतिक अर्थ है स्वराज की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? स्वराज की स्थापना करना। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का राजनीतिक अर्थ है स्वराज की स्थापना करना, स्वदेशी का आर्थिक अर्थ है स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना करना, और उन्होंने कहा स्वदेशी का अर्थ कला और साहित्य के क्षेत्र में है, अपनी कला और संस्कृति को पहचानना, उस पर बल देना, उसे अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना। तो इस प्रकार देखिए स्वदेशी की थीम को समझना। स्वदेशी की थीम जो है वो केवल तिलक की आर्थिक से संबंधित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और कला और साहित्य तीनों दृष्टिकोण से वो समायोजित है। जब पत्रकार ने आगे पूछा कि इसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन क्या अलग अलग है, तो उन्होंने कहा नहीं, स्वदेशी का अगर स्वदेशी आंदोलन में राजनीतिक अर्थ अगर स्वराज है, तो उसी में बहिष्कार का राजनीतिक अर्थ उपनिवेशिक शासन या विदेशी शासन का बहिष्कार करना है। मतलब उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी तभी अपना पाएंगे जब हम विदेशी का बहिष्कार करेंगे, और विदेशी का बहिष्कार तभी कर पाएंगे जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। इसलिए तिलक ने कहा कि स्वदेशी और बहिष्कार दो अलग अलग आंदोलन नहीं, बल्कि एक ही आंदोलन के आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ये बात कही। तो यहां पर एक बड़ी चीज आप देख रहे हो कि भारत में स्वराज की अवधारणा राष्ट्रीय स्तर पर किस घटनाक्रम से आई, तो उत्तर होगा आपका बंगाल के विभाजन से। और लाने वाले कौन थे? तो लाल बाल पाल। लाल बाल पाल में लीडरशिप किसके पास में है? तो बाल गंगाधर तिलक के पास में है। अब इसके हम आगे बढ़ें तो यहां पर ये ध्यान रखना कि लाल बाल पाल उस समय भी बाल गंगाधर तिलक किस पार्टी से है? कांग्रेस से है। तो क्या कांग्रेस ने बंगाल विभाजन में क्या किया, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन, कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन की बात करें, आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस के लगभग सभी तबकों ने, सभी लोगों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो मैं कह सकता हूं, यहां पे मैंने लिखा कि कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का क्या किया? विरोध किया। सभी ने, चाहे उदारवादी हो चाहे उग्रवादी हो। लेकिन यहां पर अंतर आएगा। लेकिन विरोध करने की रणनीति को लेकर, इनमें आपस में मतभेद था। किसमें? तो मतभेद है बेसिकली उदारवादियों में और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में। और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में सबसे बड़े लीडर कौन है? तो उत्तर आएगा आपका तिलक का। मतलब ये दोनों ने विरोध किया है, लेकिन जो उदारवादी थे ये विरोध केवल विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक करना चाहते थे। मतलब उदारवादियों ने कहा कि हमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके ये विरोध करना चाहिए। ये बात किसने कही? उदारवादियों ने। क्योंकि उदारवादियों का तो ब्रिटिश शासन में विश्वास था। लेकिन आप देखोगे उदारवादियों ने जब ये कहा कि
हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, तो यहीं पर उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने कहा, क्या कहा कि नहीं, ये बहिष्कार व्यापक होगा, ये बहिष्कार व्यापक होगा। और यहां व्यापक का मतलब क्या होगा, बहिष्कार व्यापक होगा अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में स्वराज की स्थापना का प्रयास किया जाएगा, विदेशी शासन का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी उद्योग धंधों का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी कला और साहित्य का बहिष्कार किया जाएगा। ये किसकी लीडरशिप में है, तिलक की लीडरशिप में। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि आप देखिए, जहां पर बंगाल विभाजन ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने में एक अहम मुद्दा दिया, लेकिन वहीं यहां पर एक गलती हुई। और गलती क्या हुई कि बंगाल विभाजन को लेकर उदारवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बीच में एक पतली दरार पड़ना शुरू हो गई है, मतलब दरार आना शुरू हो गई है। ये दरार किस घटना से आ रही है, तो बंगाल विभाजन से। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि ये दरार तो पहले से आ चुकी थी। किस कारण से, कि उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में वैचारिक मतभेद था। कुल मिलाकर तिलक ने कहा कि ये जो बहिष्कार है, ये केवल विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि बहिष्कार व्यापक होगा। और इसके माध्यम से हम पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। इसलिए उस समय का जितना युवा वर्ग था, वो युवा वर्ग किसके साथ हो गया, तिलक के साथ। इसलिए तिलक जो है अब महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर उस समय के ब्रिटिश भारत की एक बहुत बड़ी हस्ती बन गए, जो अंग्रेज सत्ता के बहुत बड़े विरोधी थे। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य मतलब जो जनता में स्वीकृत हो, ये नाम वहीं से आया है। कुल मिला के यहां से एक चीज आप देखने का प्रयास कीजिए कि कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बीच में जो मतभेद पैदा हुए, वो मतभेद इतना अधिक बढ़ जाएंगे कि कांग्रेस का पूरा प्रयास ये रहेगा उदारवादियों का कि किसी भी हालत में बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष न बनने दिया जाए। तो आप देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता था। तो 1905 में ऐसा लगा कि तिलक के जो सपोर्टर्स थे वो चाहते थे कि तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। ये दिसंबर की बात है। लेकिन उदारवादी उस समय तक काफी स्ट्रांग थे। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो बनारस में हुआ और बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया गया। मतलब उस समय उग्रवादी राष्ट्रवादियों की सबकी इच्छा है, जो एक्सट्रीमिस्ट है लाल बाल पाल, उन सब के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि 1905 में ही कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तिलक को बनाया जाए, क्योंकि तिलक उस समय बहुत बड़े उभरते हुए नेता थे। अब हुआ क्या कि 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया गया, और गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक दोनों एक ही प्रांत महाराष्ट्र से, एक ही डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आते थे, दोनों ब्राह्मण थे। इसलिए कहीं ना कहीं चूंकि तिलक सम्मान करते थे किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब 1906 में तो क्या हुआ, सबने सोच रखा था कि यार इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष तिलक को बनाना है ताकि वो राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। लेकिन उदारवादियों ने फिर चाल चली और 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ उसका अध्यक्ष इन्होंने क्या किया, जानबूझकर प्रसिद्ध उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। जबकि उस समय तक नौरोजी काफी वयोवृद्ध थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। तो 1906 में भी इन्होंने जानबूझकर तिलक का टिकट काट दिया। अब आपको बताया कि इन्होंने नौरोजी को क्यों बनाया, क्योंकि नौरोजी जो थे वो उदारवादी तो थे, लेकिन साथ ही साथ पूरी कांग्रेस में नौरोजी का बहुत रेस्पेक्ट था। इसलिए जब नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया 1906 में, तो फिर एक बार उग्रवादी कार्यकर्ता अपना मन महसूस कर रह गए कि यार चांस गया। और चूंकि वो नौरोजी का इसलिए विरोध नहीं कर पाए सब लोग,
क्योंकि नौरोजी की बहुत इज्जत थी उदारवादियों में भी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के अंदर भी। इसलिए यहां पर नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन यहां हम एग्जाम में पढ़ते हैं कि वो कौन सा पहला कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया। मतलब इसी अधिवेशन में यह तय किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य अब क्या होगा, तो उत्तर हो गया स्वराज। अब आप देखिए कंट्रोवर्सी है क्या कि जो उदारवादी थे वो तो उनको तो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, उन्हें तो ब्रिटिश सत्ता में विश्वास था, तो वो स्वराज की बात क्यों करेंगे। लेकिन ध्यान रखना उस समय उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जनता कार्यकर्ता उग्रवादियों के पक्ष में थी। इसलिए दादाभाई नौरोजी ने स्वराज बोला नहीं, बल्कि ये बेसिकली दबाव में मैं कह सकता हूं ये बोला गया था। और दबाव किसका था ये, तो ये दबाव था उग्रवादी राष्ट्रवादियों का कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस का ऑब्जेक्ट जो है वो अब स्वराज होना चाहिए। इसलिए 1906 की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने, जबकि यहां पर अध्यक्ष बनने के चांसेस किसके थे, तिलक के, लेकिन बनने नहीं दिया गया, लेकिन यहीं पर नौरोजी ने स्वराज दिया। ये स्वराज आया कहां से है, बाल गंगाधर तिलक से। फिर आप देखिए 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो बेसिकली पूना में होने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे ये जगह चेंज की गई और ये हुआ सूरत के अंदर। अब सूरत कहां आता है, तो सूरत आता है महाराष्ट्र के अंदर। आपको कहोगे सर गुजरात में आता है, तो आप लोग ध्यान रखना पहले भारत के अंदर यहां पर जो प्रोविंस था जिसको आज हम कहते हैं महाराष्ट्र, पहले ये गुजरात और ये महाराष्ट्र एक ही प्रांत था। ये 1960 में बना है गुजरात। पहले ये एक ही पार्ट था और इस पूरे पार्ट का नाम क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। इस पूरे पार्ट का नाम क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो मैं कहूंगा कि आज का सूरत जो गुजरात में है वो उस समय किस में आता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। और सूरत मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूरी मराठाओं का दबदबा था और तिलक मराठे थे। इसलिए तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के चाहते थे कि 1907 में सूरत अधिवेशन जो हो रहा है उसका अध्यक्ष जो है वो तिलक को बनाया जाए। मतलब पूरी संभावना थी कि बाल गंगाधर तिलक जो है सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बनेंगे। ये इच्छा थी 1905 से ही उग्रवादी राष्ट्रवादियों की। लेकिन यहां पर जानबूझकर अंतिम समय में एक नाम अनाउंस कर दिया गया और वो थे रास बिहारी घोष। कौन थे, रास बिहारी घोष थे। और रास बिहारी घोष कौन थे, तो ये प्रसिद्ध उदारवादी है। एक रास बिहारी बोस होंगे जो 1911-12 में हॉर्डिंग बम कांड होता है और उसके बाद वो जापान भाग जाते हैं। वो क्रांतिकारी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहां पर ये उदारवादी हैं। तो कहते हैं कि जैसे रास बिहारी घोष को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, तो कहते हैं इसी के साथ उग्रवादी राष्ट्रवादियों का असंतोष फूट गया और किसी ने कहते हैं पीछे से चप्पल फेंक दी और वो चप्पल प्रसिद्ध उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता को लगी और यहीं से बवाल मचा। और उस बवाल में इतनी कहते हैं कि हाथापाई तक की दिक्कत आ गई और यहाँ पहली बार 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसे ही कांग्रेस का सूरत विभाजन कहते हैं। इसे ही कांग्रेस का कौन सा विभाजन कहते हैं, तो इसे ही कांग्रेस का सूरत विभाजन कहते हैं। सूरत विभाजन क्यों हुआ, तो जाहिर सी बात है सूरत विभाजन इसलिए नहीं हुआ कि तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, बल्कि इसलिए हुआ कि उदारवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बीच जो वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद था वो लगातार बढ़ता ही गया, लगातार बढ़ता ही गया। उग्रवादी राष्ट्रवादियों के नेताओं को तरजीह कांग्रेस में नहीं दी गई, उन्हें अध्यक्ष पद तक नहीं पहुंचने दिया गया। इसलिए उनके कार्यकर्ताओं का असंतोष फूट पड़ा और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इसी के साथ तिलक जैसे नेताओं को, जिसको हम कहते हैं उग्रवादी राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये कांग्रेस का पहला विभाजन था बड़े स्तर पर।
और इससे काफ़ी नुकसान भी कांग्रेस को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। जो लड़ाई मिलकर लड़नी चाहिए थी वो इन्होंने अलग अलग होकर लड़ी। अब आप देखिए, जैसे तिलक बाहर होते हैं तो इससे तिलक का व्यक्तित्व जो है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना संगठन के कोई शक्ति नहीं होती है, तिलक भी राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिलक वैसे तो विरोधी थे, तिलक जो है वैसे अंग्रेजों के धुर विरोधी थे, इसलिए उन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है, क्योंकि उनके जो वैचारिक था, सिद्धांत थे और काम करने का जो तरीका था वो उग्र था। लेकिन ध्यान रखना, वे सामाजिक सुधारों की दृष्टि से लिबरल थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश का विरोध करने में वो उग्रवादी थे, लेकिन ब्रिटिश ने जब भारत में सोशल रिफॉर्म्स करने के प्रयास किए तो तिलक ने उनका विरोध किया कि एक विदेशी सत्ता को हमारे यहाँ पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, हम खुद हमारे रिफॉर्म्स करेंगे। जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल पास जब हुआ था 1890 के दशक में, तब तिलक ने उसका विरोध किया था, जबकि बिल सही था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू धर्म में क्या सुधार होंगे वो हम करेंगे, आप नहीं। अब देखिए, उसके बाद तिलक का एक योगदान और है, और वो क्या है कि 1910 के बाद आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1914 से लेकर 1918 तक। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध होता है, और उस प्रथम विश्व युद्ध में तिलक ने ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया था, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने सिवाय शोषण के कुछ नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि उसी युद्ध के दौरान ही आयरलैंड की एक प्रसिद्ध नेता थी एनी बेसेंट। उस एनी बेसेंट के साथ मिलकर तिलक एक आंदोलन चलाते हैं जिसे हम कहते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। तिलक एक मूवमेंट चलाते हैं जिसे हम कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन। ये होम रूल लीग आंदोलन जो था ये बेसिकली किस देश के पैटर्न पर था? तो ध्यान रखना, ये आयरलैंड के पैटर्न पर था, और आयरलैंड भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, और आयरलैंड ने ब्रिटिश से आज़ादी के लिए होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और आयरलैंड की एक महिला भारत में थी, आयरलैंड की एक महिला भारत में है जिसका नाम था एनी बेसेंट। वो किस लिए आई है? तो ध्यान रखना, एनी बेसेंट जो है बेसिकली ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए भारत में आई थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के दृष्टिकोण से भारत में थी। वही एनी बेसेंट जो है उसी के साथ बाल गंगाधर तिलक जो है वो मिलकर की एक मूवमेंट शुरू करते हैं, और ये घटना कब की है? तो 1916 की है, 1916 की है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इसको शुरू किया था, जबकि एनी बेसेंट इसको अगस्त 1916 में स्टार्ट करती है। तिलक का कार्यक्षेत्र देखो, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का ऑब्जेक्ट एक ही है, भारत में स्वराज की स्थापना करना, होम रूल लीग। लेकिन ये होम रूल लीग कैसा होगा? पूर्ण स्वराज वाला नहीं, डोमिनेंट स्टेटस जैसी अवधारणा यहां पर है। अब आप देखिए कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का जब ऑब्जेक्ट एक ही है तो मूवमेंट अलग अलग क्यों? इसलिए कि जो एनी बेसेंट के साथ जो भारतीय थे उनकी तिलक के साथ नहीं बनती थी, इसलिए वैचारिक मतभेद होने के कारण एनी बेसेंट ने तिलक से कहा कि आप अपना कार्यक्षेत्र अलग रख लीजिए, हम अपना कार्यक्षेत्र अलग रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एक ही है, होम रूल। तो इसी के साथ तिलक का जो था वो कौन कौन से थे? महाराष्ट्र मध्य प्रांत, महाराष्ट्र मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार, ये 4 क्षेत्र इनके पास में थे। महाराष्ट्र में उनके पास बॉम्बे नहीं था, बॉम्बे एनी बेसेंट के पास में था, बॉम्बे को छोड़कर। तो आप लोग देखिए 1916 के दशक, 1916 के वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर आयरलैंड के होम रूल लीग मूवमेंट की तर्ज पर भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, जिसे होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस होम रूल लीग आंदोलन ने उस समय भारत में राष्ट्रीय उत्साह को जगाने में निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन ये भी बीच में क्यों रह गया?
कि अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा होती है और उस घोषणा से एनी बेसेंट संतुष्ट हो जाती है कि ठीक है, आप सुधार करने जा रहे हैं तो हम मूवमेंट को वापस ले लेते हैं या ख़त्म कर लेते हैं। तो वो तो उस कारण संतुष्ट हो जाने के कारण समाप्त होता है। इसी समय भारत में अशांति का जनक तिलक एवं आर्य समाज है। जब ऐसा बुक एक आती है मार्केट में जिसका एलिगेशन सीधा सीधा तिलक पर था, तो तिलक जो है मानहानि का मुकदमा वैलेंटाइन चिरोल पर दर्ज कराने के लिए उसमें व्यस्त हो जाते हैं और पीछे से मूवमेंट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक ने जो किया वो बहुत बड़ा योगदान उस जमाने में था। जिस समय कोई स्वराज की सोच नहीं सकता था, उस समय उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार जैसी नई थीम दी, जिस पर आगे चलकर गांधीवादी आंदोलन चलता है। तो मेरे दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, निश्चित रूप से उनका योगदान बहुत बड़ा था। तो इस क्रम में ये बातें मैंने आपको आज तमाम बातें तिलक के संदर्भ में बताई। एक पॉइंट और ध्यान रखना, क्या कि तिलक के और एनी बेसेंट के प्रयासों से ही 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें दो घटनाएं होती है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उसमें दो घटनाएं होती है। उसमें पहली घटना थी उदारवादी और उग्रवादियों का मिलन। मतलब जो 1907 में कांग्रेसी बिछड़ते हैं वो वापस कब मिलते हैं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मुलाकात होती है, जिसको हम लखनऊ समझौता कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसी घटनाक्रम, इसी वर्ष 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उस लखनऊ अधिवेशन में दो घटनाएं होती हैं। एक तो उदारवादी और उग्रवादियों का मिलन। तो बिछड़े कब थे, सूरत विभाजन के अंदर। इनका मिलन करवाने में किसकी भूमिका है, एनी बेसेंट और तिलक की। साथ ही साथ इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1919 का अधिनियम आया। 1919 के अधिनियम का भी तिलक ने भयंकर विरोध किया था। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, 1920 वह वर्ष है जिस वर्ष तिलक की मृत्यु हो गई। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। लेकिन उस समय तक कांग्रेस की बागडोर जो है वो गांधी संभाल चुके थे। लेकिन गांधी ने खुद ने कहा कि तिलक के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और उसी समय आपको पता है कि असहयोग आंदोलन चलता है और गांधी तिलक के नाम पर एक तिलक फाउंडेशन बना करके, कोष बना करके पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसमें 6 महीने के भीतर शायद 1 करोड़ के आसपास पैसा आ जाता है। तो वो पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना तिलक का मान सम्मान कांग्रेस के लगभग तमाम नेता करते थे, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब में तिलक का बहुत बड़ा सम्मान था। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक था बाल गंगाधर तिलक पर। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।